हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 4। आज हमारी 25 डेज़ की जर्नी का डे 4 है। और अब मैं क्वेश्चंस पहले शो करूँगी और जो डेली के टारगेट्स हैं वो लास्ट में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। और आज भी हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको डे 4 के टारगेट्स बता दूँगी, जैसे आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी। एंड आई नो, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा पास है तो आपके भी अपने डेली टारगेट्स होंगे, बट इफ़ यू फॉलो मी तो आप मेरे वाले भी कर सकते हैं, राइट। See, now the question number 1 is procedure of food grain by government agencies at MSP aims to। जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें फार्मर्स को प्रोवाइड करती है ना फूड ग्रेन्स के लिए, उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एट MSP एम्स एट। वो किस पे एम करते हैं? वो क्या एम करते हैं? इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट फार्मर्स, की फूड की सिक्योरिटी हो और फार्मर्स को मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड हो। अगर आप भी एक फार्मिंग फैमिली से हैं तो आई होप यू नो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक आपने सुना है? बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स आर मेंटेन प्राइमरीली फॉर। ये क्यों बफर स्टॉक क्यों रखते हैं, मतलब हम स्टोर क्यों कर देते हैं? मीटिंग अर्जेंसीज फॉर फूड रिक्वायरमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे फ्रूट ग्रेन्स एक साथ आ जाते हैं तो प्राइस गिर जाते हैं। और बहुत ज़रूरी भी है ना, जैसे अगर हम इनकम भी करते हैं, जैसे हमारी सैलरी आती है तो हम एक पोर्शन इमरजेंसी के लिए रख देते हैं। तो वैसे ही फूड ग्रेन्स के साथ होता है, वो एक पोर्शन इमरजेंसी के लिए रख देते हैं ताकि कभी कुछ इमरजेंसी आए तो दे विल बी एबल टू पे, राइट। और प्राइस स्टेबिलिटी भी मार्केट में बनी रहे, ये भी वन ऑफ द रीज़न है। ये क्वेश्चंस आपको देखने और पढ़ने में काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे, बट जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो हमारा माइंड खुद बफर हो जाता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया ऑफन फोकसेज ऑन। जो एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है वो किस पे फोकस करती है? वो फोकस कर रही होती है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और फार्मिंग इनकम। किस पे फोकस करती है? प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड फार्मिंग, फार्मर्स की इनकम के ऊपर, राइट। Let me take you to the next question. Now question number 4 is price stability measures in agriculture aims to। जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है एग्रीकल्चर में, उसका बेसिकली एम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि फार्मर को एक स्टेबल प्राइस प्रोवाइड किया जाए, राइट। और कस्टमर को भी एक स्टेबल प्राइस मिले। हम फार्मर्स के बारे में सोच रहे हैं बट खरीदार भी तो हम खुद ही हैं ना, बेच भी हम रहे हैं, खरीद भी हम रहे हैं, तो दोनों की साइड एक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इनपुट सब्सिडरीज इन एग्रीकल्चर। अगर सब्सिडरी आता है तो आई नो कि आप सोचोगे कि सब्सिडरी मिलती है, जैसे एक बार गवर्नमेंट ने क्या था कि 900 का सिलेंडर होगा, 400 की सब्सिडी होगी। फिर हमको समझ में आया कि अबे सिलेंडर तो इन्होंने 1000 रुपये का कर दिया, एक टाइम पे 1200 का हो गया था। हमारे ही पैसे हमको ही सब्सिडी के दे रहे थे, और अब तो मिलती भी नहीं है। आई थिंक हार्डली, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था 15-20 रुपये आते हैं, या पता नहीं 10 रुपये आते हैं। लेट मी नो अगर आपने चेक किया है कभी अकाउंट, तो आपको पता लगेगा कि सब्सिडी का क्या ही हाल है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इनपुट सब्सिडरीज की, ठीक है। व्हाट आर इनपुट सब्सिडरीज इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द प्राइस इनपुट लाइक फर्टिलाइजर्स, शीट्स एंड इरिगेशन। इनपुट से आप क्या समझ रहे हो? इनपुट का मतलब जो मटेरियल डलता है इनिशियली प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब प्रोडक्शन हमारे लिए खेती बाड़ी है, ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या डलता है वो हमारे लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट हो जाएंगे, राइट। और उसमें क्या क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं, खाद हो जाती है, बीज हो जाता है, इरिगेशन हो जाता है, पानी की समस्या भी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर प्राइस स्टेबिलिटीज इन एग्रीकल्चर। अब आपको प्राइस सब्सिडी तो समझ में आ रहा है, इनपुट सब्सिडी भी समझ में आ रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी भी समझ में आ रहा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्राइस सब्सिडीज होती क्या है? क्या लग रहा है आपको प्राइस सब्सिडी से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू फार्मर्स ऑन प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। जो भी हमारा सामान है, हम जो खेत में उगा रहे हैं, धान गेहूँ कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट इस चीज़ में हमें असिस्ट करती है कि भैया जो तुम्हारी फसल है उसका प्राइस कम से कम इतना है। आउटपुट का मतलब तो आप समझते हो ना। आउटपुट का मतलब वही है कि जो मेहनत करके जो हमारा आया है एट द एंड रिजल्ट, वही आउटपुट है। खेती बाड़ी करके जो हमारे धान गेहूँ आते हैं, या गन्ना हो सकता है, या जो भी आप लगाते हो, सोयाबीन भी होती है हमारे वहाँ पे,
जब आप टमाटर बेचते हो तो वो आउटपुट है ना, तो उसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत रेयरली ही करती है वैसे तो, बहुत बार हमको जो मंडी जाते हैं उन्हीं से पूछना पड़ता है, बट ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्पज़, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी ऐसा होता है ना। बहुत सारे बार हमको पता भी नहीं होता कि क्या होता है, और बहुत सारा तो हमें आज भी नहीं पता है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। हमारे गांव से जो भी मंडी पे जाता है हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई क्या ही रेट चल रहे हैं, वो हमें बता देता है ना। आपके वहाँ पे क्या होता है लेट मी नो, में भी शायद आप बहुत अवेयर सिटी से बिलोंग करते हो, बट हमारे उत्तराखंड में मोस्टली तो है वो एग्रीकल्चर का ही है ना। पहाड़ी इलाकों में भी खेती बाड़ी से लोग घर चलाते हैं, प्लेन्स में भी मोस्टली खेती बाड़ी होती है। आई नो कि जॉब्स हैं, आप भी कर रहे होगे, मैं भी कर रही हूँ, बट अगर हम थोड़ा ग्राउंड पे बात करें तो यही सारी चीज़ें हैं ना। तो देखो, अब हम बात करते हैं व्हाट आर प्राइस सब्सिडरीज इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या प्राइस सब्सिडरी हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को जो भी आउटपुट होता है ना उसके बेसिस पे, उन जो भी आउटपुट आता है उसके लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखो, व्हाट इज़ अ प्राइमरी एम ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडरी इन इंडिया? क्या लगता है आपको प्राइमरी एम क्या होगा? टू मेक एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायरेबल एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ये तो बेसिक है, आप पढ़ के समझ जाओगे। नाउ वी हैव व्हाट डज फूड सिक्योरिटी प्राइमरीली इंश्योर। फूड सिक्योरिटी क्या इंश्योर करती है? असेस्ड बाय ऑल पीपल एट द टाइम ऑफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड, ताकि लोगों को हर टाइम सफिशिएंट फूड मिले, सेफ फूड मिले और न्यूट्रिशियस फूड मिले, क्योंकि फूड मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट बट वो न्यूट्रिशन बेस्ड भी तो होना चाहिए। नाउ विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ NFSA? NFSA होता क्या है? NSFA का फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये 2013 में मेनली कंसर्न्ड विथ, उस टाइम पर जो आया था 2013 में, उसका क्या कंसर्न था? प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू सफिशिएंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सके। आपने सोसाइटी का नाम सुना है, जहाँ से हम लोग को थोड़ा चीप रेट में मिल जाता है? सबका कार्ड होगा, किसी का येलो होता है, किसी का वाइट होता है, आई थिंक एक और कलर होता है। मैंने सिर्फ येलो और वाइट ही देखे हैं, वाइट भी मैंने बहुत रियरली देखा है, येलो ही देखा है मतलब नॉर्मली। तो जो गवर्नमेंट सबको वो फूड प्रोवाइड करती है ना, हो सकता है दलिया आता हो, चने की दाल आती है उसमें, या फिर कभी कभी चावल भी। चावल तो बहुत ही बेकार देते हैं वो, सीरियसली मतलब बिल्कुल ही ख़राब। हो सकता है आपके उधर अच्छे आते हो, बट मेरे उधर बहुत ज़्यादा ही ख़राब आते हैं। मतलब वैसे चावल तो मैं खा भी नहीं सकती हूँ, और मैं चावल वैसे भी नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है चावल, मतलब ना के बराबर। आई प्रेफर कि मेरे को तीनों टाइम रोटी मिल जाए। मेरे को चावल बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से नहीं खाती थी, मैं खाती थी, बट ओवर द टाइम मुझे मतलब वो होता नहीं, सुबह का खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, शाम का होता है, बट मैं ट्राई करती थी कि मैं चावल, मतलब आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे चावल बिल्कुल ही नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं खा नहीं सकती हूँ या मैं खाती नहीं हूँ, बट आई प्रेफर कि स्किप हो जाए। तो आई डोंट लाइक देम, जेन्युइनली आई डोंट लाइक। और मेरे पापा मम्मी ट्राई करते हैं कि बेटा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, एंड आई लाइक कि नहीं मम्मी बिल्कुल मन, ये रोटी दे दो प्लीज़। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। लेट मी नो कि आपको चावल और रोटी के ज़्यादा क्या पसंद है। मेरे को तो रोटी ही खिला दो, आप मुझे 4 टाइम रोटी खिलाओगे मेरे को चलेगा, पर चावल इज़ लाइक आई डोंट लाइक दैम। चलो वापस आ जाते हैं। तो हम सोसाइटी पे थे, और आप पता है इसको NFSA क्या होता है, इसको भी याद कर सकते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA 2013 किसके लिए कंसर्न था? ये बोल रहा था कि प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू सफिशिएंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि सबको फूड ग्रेन प्रोवाइड हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज PDS, पब्लिक डिपोजिशन सिस्टम। पब्लिक डिपोजिशन सिस्टम क्या है? अ गवर्नमेंट रन अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इसेंशियल कमोडिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट। गवर्नमेंट क्या करती है? एक सिस्टम रन करती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है ना, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, एक मूवी भी थी पहले की, और ये बेसिक चीज़ें हैं यार। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक सब्सिडरी प्रोवाइड करती है। वैसे हम सबको ये लगता है ना, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, पता नहीं क्या ही करा है,
बट हम सब जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, या मैक्सिमम आई वुड से 80%, हमारे को कभी बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी कंफर्टेबल लाइफ दी है ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम खाना नहीं खा पाए, एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ा, नहीं। हमको सारे रिसोर्सेज मिले हैं यार। हमको सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है और पढ़ाई करनी है, एक्सक्यूजेस दिए बिना। किसी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आई वोंट डिनाई, बट आपके पास खाने को है, आपके पास रहने को है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास बुक्स हैं, यू हैव एवरीथिंग। बट माइंडसेट का गेम है, आई एम टेलिंग यू, इट्स टोटली द गेम ऑफ माइंडसेट। और हमारे पेरेंट्स हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे पास सब चीज़ें हों, तो हमें ट्राई करना है कि हम एग्ज़ाम क्रैक करें। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA। ये हमने पढ़ लिया कि सारी मतलब पॉपुलेशन को एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिले। हमने पढ़ लिया PDS का मतलब, और शॉर्ट फॉर्म्स भी आ सकती हैं। तो PDS मतलब पब्लिक डिपोजिशन सिस्टम। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कम से कम इसेंशियल चीज़ें तो हर लोग को मिल जाए। फाइन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ FPS अंडर PDS। PDS आप समझ गए, PDS का मतलब होता है पब्लिक डिपोजिशन सिस्टम। अब ये बोल रहा है कि जो FPS होता है, फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप का क्या ही रोल है। इसका ये रोल है टू डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। मतलब कि आप फेयर प्राइस उन लोगों को दोगे जिनको एक्चुअल की नीड है। एलिजिबल बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज वो होते हैं लाभकर्ता। लाभकर्ता मतलब जो लोग उस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें, आई डोंट फील लाइक होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर है ये। आप वापस से भी एक बार पढ़ सकते हो, पॉज करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन एक टाइम पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ पोटेंशियल कंसर्न एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सब्सिडरी। ऐसा कौन सा कंसर्न है जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सब्सिडरी से रिलेट करता है। इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, फिस्कल बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट पे, और मार्केट डिस्ट्रॉशन हो जाता है, मतलब मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ठीक है, हो यार, बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ MFSM। अब मेन क्वेश्चन इज MSSM। NFSM होता क्या है, इंडियन फूड सिक्योरिटी मिशन। ये क्या करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ऑयल शीट्स एंड अदर क्रॉप्स। ये बेसिकली इन 4 चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द TPDS। आई नो ये आपको हो सकता है आपने पढ़, या हो सकता है आपको नए लग रहे हो, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये अल्टीमेटली होते क्या है। व्हाट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको PDS पता है, आपको यही पता होना चाहिए कि TPDS क्या होता है। टारगेटेड से आप समझ रहे होगे कि स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करना है। देखो, अ PDS दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाउस होल्ड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। डेफिनेटली सी बात है, हम सबका इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग होगा। आप इसको फाइनेंशियली भी बोल सकते हो, साइकोलॉजी भी बोल सकते हो, और सोसाइटी वाइज भी बोल सकते हो। हम लोग अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, है ना, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और हम लोगों की इनकम भी अलग अलग होगी, है ना। हो सकता है किसी के पास लार्ज फार्म हो सकता है, किसी के पास कम हो, कोई मीडियोकर होंगे, कोई एवरेज होंगे, तो ठीक है। मतलब ये वो बोल रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है ना, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे सब कुछ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब जो क्वेश्चन आया है ये मैं गलत करके आई थी उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, एंड आई टेल यू, मुझसे ये पूछा गया था कि ये आया कब था। मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे ये पता था कि 2000 में आया है, बट वहाँ पे एक 19 कुछ ऐसा दिया था, वो तो मुझे पता था कि ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई 2000 में और 2008 में, और घर आके मुझे लगा कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ यार। सिंपल सी बात थी, 2000 में आया था SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम क्या इसमें क्या करना चाह रहे थे, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि बाहर के लोग आके हमारे देश में पैसा लगाए,
राइट, यही चाह रहे थे हम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिफाइन कर दिया हमने, इसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव यही था। लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 16। देखो, व्हाट आर सम ऑफ द इनिशिएटिव टॉपिकली ऑफर्ड इन SEG टू अट्रैक्ट बिजनेसेस। क्योंकि हमको चाहिए ना, बाहर वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर पैसे लगाए, राइट, हमारी इकोनॉमी में पैसे लगाए, तो कुछ तो उसको ऐसा देना पड़ेगा ना जिससे वो थोड़ा ललचाए, या उसको ऐसा लगे कि यार, क्योंकि देखो बिजनेसमैन है, वो पैसों के बारे में सोचेगा ही सोचेगा। और अगर आप भी बिजनेसमैन हो तो आई नो आप बोलोगे कि भाई अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर, ऐसा ढिनकाना फिनकाना, पता नहीं क्या क्या बोलोगे आप, बट द थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम खुद पे वर्क करना चाहते हैं ना, खुद को ग्रो करना चाहते हैं या खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एनी विच वेज जो भी आप चाहते हो। तो मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं कहीं पे पैसा लगाऊंगी या आप भी पैसा लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पूरी जांच पड़ताल करोगे, और कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात होगी कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर नहीं हो रहा है ना तो मैं ट्राई करूँगी। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतना नेगेटिव क्यों है, इतना पॉजिटिव क्यों, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहीं पे भी अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं तो हम बहुत सोच समझ के लगाएंगे। मैं क्यों ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ पे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी, या फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये तो वर्थ इट ही नहीं है, मुझे ना पैसे मिल रहे हैं ना कमाई हो रही है। सोशल वेलफेयर करो, दैट्स अ गुड थिंग, बट उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए ना। अल्टीमेटली घुमा फिरा के यू नीड मनी टू डू द थिंग्स, राइट। तो जब तक एक बिजनेसमैन को लगेगा नहीं कि सामने वाले से हमारा प्रॉफिट होगा तो वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जिससे लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें? गवर्नमेंट उनको टैक्स एग्जम्पशन देती है, मतलब कि कर में छूट देती है, राइट। उनके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर सिंपल कर देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में हेल्प करती है, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग्स में, लैंड उनको थोड़ा ठीक प्राइजेस पे मिल जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर SEG जोग्राफिकली डिफाइंड। आप इसको जोग्राफिकली, क्योंकि हर एक टर्म होती है ना उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। आई नो जोग्राफिकली से आप समझते हो, क्या समझते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एज specifically retained duty free inclusive treatment as a foreign territory for trade operation। उनको टैक्सेस में लिबर्टी मिलती है, अल्टीमेटली वही मतलब है उसका, ठीक है। पर आप वापस भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। नाउ लेट मी टू टेक यू टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ SEG टू इंडियन इकोनॉमी। इसका क्या ही एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन है? एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है और हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल क्रिटिसिज्म। अब देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो क्रिटिसिज्म भी मिला है। व्हाट इज पोटेंशियल क्रिटिसिज्म ऑफ SEG पॉलिसी इन इंडिया। देखो, टैक्स रेवेन्यू में लॉस हुआ है, क्योंकि हम उनको एग्जाम्पशन दे रहे हैं तो लॉस तो होगा ही। पोटेंशियल लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड डिसप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम बाहर वालों को बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में आके पैसा लगाओ, बाहर वाला पैसा लगाएगा तो अपनी कंपनी भी सेटअप कर ही सकता है। डोमेस्टिक को वो बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि उनके पास हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हम डेवलपिंग नेशंस हैं और जो भी हमारे ऊपर पैसा लगा रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट। तो हाँ, ये होगा, ये बेसिक है। आई नो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहे होंगे, बट द थिंग इज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, right। Now let's move toward our next question, that is question number 20। do SEG primarily focus on manufacturing और services और both। आपको क्या लग रहा है? देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है सर्विसेज और एक होते हैं गुड्स और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। आपको क्या लगता है स्पेशल इकोनॉमिक जो उनका क्या ही फोकस है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग? दोनों। गुड्स भी आ जाएंगे ना तो वो भी डाल देना इसमें। Question number 21 is what are custom regulation generally like within an SEG। ये क्या है? simplified duty, simplified and duty free of import, मतलब कि टैक्स फ्री एक्सपोर्ट एक्टिविटी विद इन द जोन। अब इसका नाम ही स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा होगा। आई नो कि आपको बैक टू बैक SEG पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता ही आता है पेपर में। हाउ डज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन SEG ट्रॉपिकली कंपेयर टू सराउंडेड एरियाज। कैसे करेंगे?
ऑफन बेटर डेवलपमेंट विद रिलायबल पावर, वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक। गवर्नमेंट ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे पावर हो, वाटर इजीली आता हो एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ पे जो भी इधर उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो ठीक तरीके से चलते रहे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा माउस चलते चलते जो बंद हो जाता है ना कभी कभी। सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर एसएजी इन इंडिया। इनका क्या रोल होता है? टू प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट फॉर न्यू इकोनॉमिक जोन एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बोर्ड अगर स्टैब्लिश होती है ना तो उसका वही होता है कि वो उसको मॉनिटर करती है, वो उसको स्टैब्लिश करती है, और कहीं भी न्यू जाना होता है ना तो यही उस चीज़ को देखते हैं। बोर्ड ऑफ अप्रूवल का रोल यही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव एसएजी इन इंडिया सब्सटेंशियली मीट विद देयर इंटेंशनल ऑब्जेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि ये जो जिस चीज़ के लिए हमने ये बनाया था ना वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका आंसर है परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरीफाइड विद सम इकोनॉमिक जोन डूइंग वेल और अदर। देखो, हमने वेरीफाई किया तो ये पता लगा कि कुछ सही जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं। थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है ये, बट यही इसका आंसर है। सभी प्रॉफिट में तो नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री अपने आप पे एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखो, इसका क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसका सब कुछ हाथों से बनता है। प्रोडक्शन इज़ मेनली डन बाय हैंड, ठीक है, एंड ऑफन विद इन होम्स, घरों के अंदर या फिर छोटे छोटे शॉप्स के अंदर। ये कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ हाथों से बनता है, बहुत टाइम लग जाता है, और घरों में बनता है और या छोटी छोटी शॉप्स में बनता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज टॉपिकल स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। ये लार्ज होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं? क्योंकि अब सब लोगों को एकदम ऐसा चाहिए कि फटाफट बन जाए ना, दे डोंट वांट टू वेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली इन्वॉल्व इन कॉटेज इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है, जब सेक्शन इतना छोटा है, टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट भी लोअर होगी, राइट। लो और रिलाइंग ऑन द फैमिली सेविंग और स्मॉल क्रेडिट, बेसिकली ये घर वाले पे ही चल रही होती है, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बेसिकली किसी का ख़ानदानी बिजनेस है ना तो वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, बाकी ज़्यादा कोई लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बट गवर्नमेंट को ये टॉपिक हमारी बुक में डालना था तो उन्होंने डाल दिया। बट एक बार हम ये बोल सकते हैं कि लेगेसी मेंटेन करते हैं हम काइंड ऑफ अपनी, या फिर हायरार्की भी बोलो आप। लेट मी नो कि आपको लेगेसी और हायरार्की में क्या डिफरेंस लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन रूरल। अब देखो, सारी चीज़ें हाथों से हो रही हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत बड़ा नंबर होगा एम्प्लॉयमेंट का, राइट। और रूरल एरियाज़ में तो चाहिए ही चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज तो चला रहता है। तो देखो, दे आर सिग्निफिकेंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, स्पेशली फॉर वुमेंस एंड दोज विद लिमिटेड स्किल्स। आप और मैं इस एज में हैं कि हम कोई भी स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी एटमॉस्फेयर में, बट कुछ लोगों को स्पेसिफिक स्किल्स आते हैं। जैसे हमारे घर में होता था ना कि हमारी नानी को कुछ बुनाई वगैरह आती थी, वो लोग स्वेटर्स बनाते थे, अब तो ये काफ़ी कम हो गया, बट एक टाइम पे था ऐसा, तो उनके पास वो स्किल्स थी। हमको बस ऐसा लगता था कि घुमा रहे हैं हाथ वगैरह, बट दे नो अ स्पेसिफिक स्किल्स ना, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है वुमेंस के लिए भी और उनके लिए भी जिनके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, क्योंकि हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। हमारे से पहले वाली जनरेशन बहुत डिफरेंट है, हम लोग काफ़ी डिफरेंट है, और हमारे से बाद जो आएंगे वो हमसे भी थोड़ा एडवांस होंगे, राइट। तो ये चलता रहता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। नाउ हाउ डू कॉटेज इंडस्ट्री ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल एंड क्राफ्ट। आपको क्या लगता है कि कैसे हमारा जो चीज़ें उनको कैसे बचा रहे हैं? देखो, बाय, क्योंकि ये क्राफ्ट ही है ना एक तरीके से, बाय कंटिन्यूइंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन
पास डाउन थ्रू जनरेशंस। जैसे मेरे पापा को कोई चीज़ आती तो वो मुझे बताएंगे, मेरे को कोई चीज़ आएगी तो मैं बाद की जनरेशन को बताऊंगी, राइट। मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को बताया, पापा जी ने मेरे को बताया, मैं किसी और को बताऊंगी, मतलब काइंड ऑफ जनरेशन पास ऑन होती है। ये क्वेश्चन सिंपल ज़रूर हैं बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे मैं अभी हैंडलूम की बात करी थी, बुनने को हैंडलूम ही बोलते हैं। वट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज? एक है हैंडलूम, एक है हैंडीक्राफ्ट, एक है प्रोसेस्ड फूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय? क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री फेस करती हैं? इसका क्या है? इंस्टेंट कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज स्केल। ऑब्वियस ही बात है, बुनने में बहुत टाइम लगता है, और एक टी शर्ट जो मैं मार्केट में लेके आऊँगी 200 रुपये की या 100 रुपये की भी मिल जाती है यार सेल में। टी शर्ट लाइफ टाइम तो पहननी नहीं है, 2-3 महीने पहननी है फिर चेंज करनी है। घर पे पहनने के लिए तो ला सकते हो आप चीप कपड़े भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे 200 रुपये की टी शर्ट कहाँ आती है, अभी सब मिलता है मार्केट में, सेल में तो मिल ही जाता है। अब देखो इसका क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और लिमिटेड एक्सेस है क्रेडिट का, मतलब कोई ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता है ना। टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है और मार्केट काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है यार जो चीज़ हाथ से बनेगी वो महंगी होगी, है ना। बट मुझे पता है कि एक टी शर्ट जो हाथ से बनी है वो मेरे को 1000 रुपये की मिल रही है और दूसरी टी शर्ट 200 रुपये की मिल रही है, तो आई विल गो फॉर 200 ना। कुछ स्पेशल ओकेजन है, किसी स्पेशल इंसान ने बनाई है, किसी स्पेशल इंसान को गिफ्ट करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तो आप जाओगे ना। बट वो एक स्पेशल ओकेजन के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए मैं क्यों ही लूँगी 1000 रुपये की टी शर्ट, है कि नहीं। तो ये है। नाउ व्हाट रोल कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्ले? अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या कर सकती हैं इस इंडस्ट्री को स्टेबल रखने के लिए या इसकी ग्रोथ के लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं और मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं। कुछ तो स्कीम लानी पड़ेगी इसको सर्वाइव करने के लिए मार्केट में। हाउ डू कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफन कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी? ये लोकल इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है? ऑब्वियस सी बात है, इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लोकेलिटी के अंदर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर कॉटेज इंडस्ट्रीज टॉपिकली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? आपको क्या लगता है कि चलो हाथ से बना लिया ठीक है, बट क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजम्पशन काफ़ी कम हो रहा है ना। तो लेकिन ये प्रैक्टिसेस काफ़ी कम होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को इसकी चीज़ के ऊपर आई थिंक ध्यान देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज MSME स्टैंड्स फॉर? MSME किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल and medium enterprises. Now the next question is what is MSME sector contribute to employment in India? Employment in ये कैसे contribute कर रहा है? What does MSME sector contribute to employment in India? इसका एक significant contribution है, परसेंटेज में तो नहीं डिफाइन किया है, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, प्रोवाइडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। I won't say much, I won't say less, just a significant contribution. Now the next question is how important is MSME sector for economic growth in India? ये कितना ज़रूरी है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रूशियल है ड्राइविंग इनोवेशंस के लिए, एंटरप्राइज के लिए एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ओवर द टाइम इनोवेशन चाहिए। अभी तो एक लहर टाइप की चल रही है, सबको अपना बिजनेस करना है, और आपने भी देखा होगा कितने सारे बिजनेस स्टार्ट हुए थे कोविड में, अब वो कहाँ हैं हमको भी नहीं पता। बट आई डोंट वांट टू से कि आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड गो, बट आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। आजकल बोल रहे हैं ना स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन डिग्री। आई टोटली डिनाई। भाई साहब बेसिक ग्रेजुएशन मास्टर्स आपको करना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो। अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, पहले से चला आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स वर्थ इट। जिन्होंने इनोवेशन किए हैं वो भी इसी प्रोसेस से गो थ्रू करके गए हैं। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, आई वॉन्ट डिनाई दैट। स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट बेसिक एजुकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एज। एजुकेशन आपकी डिग्री आपको इतनी स्टेबिलिटी देती है कि कभी भी कुछ भी होगा आप उन डिग्री के बेसिस पे जॉब पा सकते हो। तो अपनी डिग्री को लाइटली मत लो। अगर आपने प्लेन BCom किया है, आपने प्लेन BA किया है, आपने BSc किया है, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।
पूरा का पूरा माइंड सेट का गेम है. चेंज योर माइंड सेट एंड एवरीथिंग विल चेंज अराउंड यू. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हम कहाँ पे थे? हम ये कर रहे थे ना, देखो, क्रूशियल फॉर ड्राइविंग इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय MSME. आई नो यहाँ तक आते आते लोग ये भी भूल गए होंगे कि MSME था क्या. याद है आपको क्या था? MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. ठीक है. मैं स्क्रॉल इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि क्या पढ़ा क्या था हमने. आप वीडियो में वापस जाके भी देख सकते हो. ठीक है. वट आर सम स्मॉल वट आर सम ऑफ द की चैलेंजेस ऑफ MSME इन इंडिया. इसका क्या होता है? लिमिटेड फाइनेंस होती है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है और मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड एट सपोर्टिंग द MSME सेक्टर इन इंडिया. गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज़ के लिए? वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है, टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन और सिग्निफिकेंटली रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर MSME टॉपिकली डिफाइंड इन इंडिया. इंडिया में इन सब चीज़ों को डिफाइन करते कैसे? बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एंड टर्नओवर्स. ठीक है. इसी के बेसिस पे डिफाइन होता है. Now the question is, what role do MSME play in promoting entrepreneurship? क्या रोल प्ले करते हैं? They provide a platform for individual to start and grow their own business. हाँ, ये तो ये चीज़ कर रहे हैं. The next question is, how can development of MSME sector contributes to inclusive growth? कैसे ये एक inclusive growth की तरफ जा रहे हैं? That is बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही हैं वाइड रेंज ऑफ पीपल के लिए फॉर दोज इन रूरल एंड सेमी. क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं ना अपनी कोई भी चीज़, तो वी नो कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे राइट. व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रिलेटेड टू? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस चीज़ से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है आ सिंप्लीफाइड आउटलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर MSME. ठीक है. ये पोर्टल इसी के लिए बना हुआ है. हाउ कैन टेक्नोलॉजी और एडोप्टेशन बेनिफिट, ये कैसे हेल्प कर सकता है MSME को? बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट रिसर्च. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड इकोनॉमी. अभी तक हमने SEG पे फोकस किया, MSME पे फोकस किया, और उससे पहले भी हम 5 जो थे ना, मतलब 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस कर रहे थे राइट. अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी के ऊपर. उत्तराखंड की इकोनॉमी ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड इकोनॉमी. हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है? देखो, सिग्निफिकेंट रोल है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इनकम जनरेशन. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये, एम्प्लॉयमेंट थ्रू फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूट टू उत्तराखंड इकोनॉमी. अब एनिमल हस्बेंड्री कैसे कंट्रीब्यूट करती है? बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन. जानवरों का पालन आपके घर पे भी होता होगा, मेरे घर पे भी होता है, हमारे पास भी है गाय भैंस ऐसा. तो वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है और वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी है अल्टीमेटली राइट. दूध बेच के पैसे आते हैं, चाय बनाने के लिए इजी हो जाता है क्योंकि दूध, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर ही होती हैं, दूध दही मक्खन, बहुत सारी चीज़ें. बाय प्रोवाइडिंग लाइफ, जो शायद नॉर्मल लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होती होंगी, जो हमारे पास ऑलरेडी हैं. फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि खेत हैं, तो ये सारी चीज़ें राइट. बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन थ्रू आउट लाइफ स्टॉक रेयरिंग related activity. Now the next question is what is economic significance of forest in Uttarakhand? Important for timber production, timber का production होता है, non timber forest product and environmental services, ये सारा का सारा होता है. ठीक है. Now the next question is what role does tourism plays in Uttarakhand? बहुत important contribution है, revenue अच्छा आता है हमारा, है ना, नेचुरल टूरिज्म है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सेक्टर्स लाइक हैंडीक्राफ्ट कंट्रीब्यूट टू उत्तराखंड इकोनॉमी.
ये हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, लाइवलीहुड बचा रहता है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ की बात है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज़ अ पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर लाइक हाइड्रो पावर इन उत्तराखंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ऐसा कौन सा सेक्टर है बताओ। सिग्निफिकेंस ऑफ पावर जनरेशन एंड रिवेन्यू वाइल ऑल्सो बीइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि हमारे वहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा हैं और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, तभी टूरिज़्म इतना अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डे 4 के 50 क्वेश्चंस। आई होप इन क्वेश्चंस ने आपको कुछ ना कुछ तो रिमाइंड कराया होगा, थोड़ा आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया, क्या प्रॉब्लम फेस हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ आज के टारगेट्स क्या हैं। आज है हमारा डे 4। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर डे 4। ये टॉपिक्स थे और मैंने जो मैक्सिमम MCQs है ना सब इसी में कवर किए हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडरी के बारे में बात की, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में बात की, SCG के बारे में बात हुई है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है, MSME के बारे में बात हुई है, राइट। एन ओवरव्यू ऑफ अलाइंड सेक्टर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ देयर रोल्स इन इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, और स्टैटिस्टिक ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी के बारे में बात हुई है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो आज कवर हुए हैं, ठीक है। एंड आई फील ये टॉपिक्स मैंने वीडियो में सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो लेट मी नो हाउ डू यू फील, और आपको वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव है। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।